हेलो एवरीवन, आई एम सी अमृता मनियार और आज का लेक्चर जो है अमेंडमेंट लेक्चर ये थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये स्टैट्यूटरी अपडेट के थ्रू आईसीआई ने नहीं लाया अमेंडमेंट, रादर हमारे जो मॉड्यूल है उसी में ऐड कर दिया। ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है May 26 सीए इंटर एज वेल एज सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं ये अमेंडमेंट किसके ऊपर है। तो सबसे पहले तो ये अमेंडमेंट है हमारे वाउचर के ऊपर। अब वाउचर के ऊपर हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे, पहले समझते हैं मनी मतलब क्या होता है। ठीक है, मनी मीन्स द इंडियन लीगल टेंडर और एनी फॉरेन करेंसी, चेक, promissory note, bill of exchange, letter of credit, draft, pay order, traveler check, money order, postal or electronic remittance or any other instrument recognized by RBI when used as a consideration to settle an obligation or exchange with Indian legal tender of another denomination। मतलब के अगर मैं 100 रुपया दे करके 50 रुपए के 2 नोट्स लूँ, क्या ये भी मनी है? आंसर इज यस। ठीक है, एक्सचेंज कर रही हूँ मैं। ठीक है, और ये 50 रुपए को भी मैं कहीं पे यूज़ कर सकती हूँ फॉर एज अ कंसिडरेशन। बराबर, थिंक डीपर। ठीक है, अब मैं आपको अगर बोलूँ कि मैं 1000 रुपया दे रही हूँ और मेरे को कुछ ऐसा आइटम मिल रहा है जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने नायका से वाउचर लिया। ठीक है, 1000 रुपया मैंने पे किया, वाउचर लिया। अब ये वाउचर का 1000 रुपये का स्पेंडिंग मैं कहीं पे भी कर सकती हूँ। जो भी नायका पे मेरे को जो भी गुड्स और सर्विसेज लेना है, मैं कुछ ना कुछ खरीदने के लिए एज अ कंसिडरेशन इसका यूज़ कर सकती हूँ। यस, अनदर एग्जाम्पल, हमने डोमिनोज से वाउचर लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपया दिया, 1000 का वाउचर लिया। अब ये जो वाउचर है जब मैं स्पेंड करूँगी तब मेरे को गुड्स या सर्विसेज उसके एक्सचेंज में मिलेंगे। करेक्ट? तो क्या वाउचर भी मनी के डेफिनेशन में आएगा, इज द क्वेश्चन विच हैज बीन आंसर्ड नाउ। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन समझा। यस, अब जाते हैं हम लोग अपने वाउचर के अमेंडमेंट पे। मॉड्यूल पेज नंबर 104, वाउचर्स। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, एक तो वाउचर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जहाँ पे आप, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 1000 रुपीज़ पे कर रहे हो, नायका का वाउचर ले लिया। कुछ रुपया पे किया, डोमिनोज का वाउचर ले लिया। और एक हो सकता है नॉट अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। आप कोई कॉलेज के फेस्ट में गए, इवेंट में गए, वहाँ पे आपको कूपन्स मिले, वाउचर्स मिले जो आप यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी। क्या आपने इसके लिए कुछ पैसा दिया उनको? आंसर इज नो। तो दो तरीके के वाउचर्स होते हैं, वन इज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है नॉट अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हम दोनों के बारे में समझेंगे। अब पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स दैट फैसिलिटेट परचेस ऑफ गुड्स, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है क्या जो परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज फैसिलिटेट करते हैं? बराबर, अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट सेड वाउचर विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ मनी। क्या ये हमारे मनी के डेफिनेशन में फॉल कर रहा है? आंसर इज यस। तो क्या वाउचर मनी है? आंसर इज यस। और अगर वाउचर मनी है तो क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होएगा? आंसर इज नो, क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज स्पेसिफिकली एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज। ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। कि जीएसटी, जी स्टैंड्स फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विसेज। जी गुड्स मतलब क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इट इंक्लूड्स actionable claims, growing crops, grass, things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply, हम पढ़े थे। दूसरा चीज सर्विसेज मतलब anything other than goods which includes use of money and conversion of money, but they both exclude क्या? money and security। तो ये ना ही गुड्स में आते हैं ना ही सर्विसेज में आते हैं, तो इन पे जीएसटी लगेगा क्या? आंसर इज नो। बराबर, ट्रांजैक्शन इन वाउचर वुड बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सिंपल। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स का तो हम समझ गए कि अरे
इसको यूज़ करके आप दूसरी जगह स्पेंड करोगे तब वो सप्लाई रहेगा, बट जब ये इंस्ट्रूमेंट लोगे तो इट इज़ एज गुड एज 1000 रुपया दिया, 500 का 2 नोट लिया, बराबर। यस 100 रुपया दिया, 1000 तो बंद हो गया अभी, ठीक है, 100 रुपया दिया, 50 का 2 नोट दिया, 1000 रुपया दिया, 1000 रुपये का वाउचर लिया जिसको आप स्पेंड कर सकते हो। क्या ये मनी है? आंसर इज यस। अगर ये मनी है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज है? आंसर इज नो। सिंपल, यस। अब नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट बोलता है नॉट अ पीपीआई। अगर ये पीपीआई नहीं है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो क्या ये एक वाउचर जो है ये एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है? ऑब्लिगेशन किस पे? जो सप्लायर है उस पे। अगर मैं आपको बोलूँ मैंने आपको पैंटलून्स का 1500 रुपये का वाउचर दिया, अब आप जब पैंटलून्स पे जाओगे आप ये वाउचर दोगे उनको, ठीक है, तो दे आर बाउंड टू गिव यू सर्टन गुड्स और सर्विसेज। हो सकता है वाउचर कंडीशनल हो, बट दे आर बाउंड टू गिव यू सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज जो उन्होंने वाउचर में लिखे हुए हैं, बराबर। तो अगर ये पैंटलून्स बोलता है कि अरे मेरे को नहीं देना है, ये होएगा तुम्हारे पास वाउचर पर मुझे नहीं देना है, क्या आप ये चीज़ कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकते हो? क्या आप इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो? आंसर इज यस। और अगर आप एक्शन ले सकते हो ये चीज़ के अगेंस्ट, क्योंकि आपके पास क्लेम करने के राइट है, तो क्या ये वाउचर जो नॉट अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है ये आपका एक्शनेबल क्लेम बन गया? आंसर इज यस। पर आप बोलोगे अभी तो हमने गुड्स के डेफिनेशन में बोला कि एक्शनेबल क्लेम्स जो है ये जो है गुड्स के अंदर में आएगा, एक्शनेबल क्लेम्स, बराबर। बट एक चीज़ ध्यान देना, शेड्यूल 3 हमने देखा था, शेड्यूल 3 जो है ये बोलता है हमको एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो भले ही किधर भी कवर हो, अगर शेड्यूल 3 में आ गया तो हम लोग उसको नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे, करेक्ट? यस। अब क्या इसमें एक आइटम हमको एक्शनेबल क्लेम दिख रहा है? आंसर इज यस। तो हम क्या बोल रहे हैं? एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब सिर्फ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स जो है वो सप्लाई रहेगा और वो गुड्स के डेफिनेशन में कवर होएगा। आंसर इज यस। स्पेसिफाइड में आता है आपका लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग। इसके अलावा आपके जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स है ये क्या हुए? नो सप्लाई। तो अगर मैं बोलूँ आपका नॉन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो है वाउचर ये एक्शनेबल क्लेम है, तो क्या ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में आता है? आंसर इज नो। तो क्या इसको हम सप्लाई मानेंगे? आंसर इज नो। एज पर शेड्यूल 3 दिस इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, समझे? यस। तो इसी के साथ एक पार्ट ऑफ द अमेंडमेंट जो है हम लोग का खत्म हो गया। अब हम जाते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बोलता है ट्रांजैक्शन इन वाउचर्स बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, एजेंट्स। अब इसमें है ना एक तो 2 केसेस बनेंगे। एक तो आपका बनेगा प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। पर्सन ए है, ए ने क्या किया, अपने आइसक्रीम शॉप का वाउचर बी को दिया। कितने में दिया? सपोज 70 रुपीज़ में दिया। और बी को बोला कि तुम है ना ये वाउचर्स 100 रुपीज़ में लोगों को बांटो, बराबर। हमारा पब्लिसिटी भी होएगा और तुम्हारा रीच बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हमने एक जन को जो है, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है, डीलर जो है, या कोई इंसान जो है, उसको हमने हायर किया जो है मिस्टर बी, और उसको बोला कि तुम है ना मैं तुमको 70 में दे रहा हूँ ये वाउचर, तुम आगे बेचो ये 100 रुपये में, ठीक है। तो बी जो है क्या ये वाउचर सेल करेगा? आंसर इज यस। इसको मार्जिन मिल रहा है। कितने रुपए का मार्जिन मिल रहा है? 100 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 30 रुपीज़, बराबर। तो मिस्टर बी जो है ये खुश हो गया। अब मुझे बताओ क्या ये सप्लाई है? क्या इस पे जीएसटी चार्ज करे? ठीक है। पहला क्वेश्चन,
ये सुनने के बाद जो हमारे दिमाग में आएगा वो आएगा, अरे ये प्रॉफिट तो कमा रहा है तो जीएसटी तो आना चाहिए। पर इसका आंसर समझना ध्यान से, ठीक है। आप जीएसटी चार्ज किस पे करते हो? गुड्स पे एंड और सर्विसेज पे, बराबर। तो चार्ज करने के लिए क्या ये इंस्ट्रूमेंट को, जो वाउचर है, इसको गुड्स या सर्विसेज होना पड़ेगा? क्या ये गुड्स या सर्विस है? आंसर इज नो। तो क्या इस पे जीएसटी चार्ज होएगा? आंसर इज नो। इसका रेफरेंस अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो चार्ज ऑफ जीएसटी टॉपिक में सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1। ध्यान से देखना, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, ठीक है। देयर शैल बी लेवीड अ टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाई, ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्या ये हमारा गुड्स या सर्विस है? नहीं। क्या इस पे जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। तो डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स परचेज वाउचर्स एट डिस्काउंटेड रेट एंड सेल देम टू सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, कॉर्पोरेट्स और एंड कंज्यूमर्स। डीएसडीज मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर earn trading margin, selling price minus the acquisition cost. Thus, DSDs own the voucher, retaining full ownership and control of the voucher throughout the process. Mr. B ने ownership ले लिया उसको खरीद के 70 रुपये में। Answer is yes. अब this amounts to trading of voucher. क्या voucher हमारा goods या services है? Answer is no. तो क्या trading in voucher goods या services रहेगा? Answer is बड़ा no. Yes. So not leviable to GST as per section 9 subsection 1. Simple. अब अगर मैं आपको बोलूँ सेकेंड केस जिसमें हम प्रिंसिपल एजेंट बेसिस पे दे रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं ना, हम प्रिंसिपल है मिस्टर एक्स, हमने क्या किया, हायर किया किसको, एजेंट को। एजेंट कौन है? सपोज मिस्टर वाई। और एजेंट को बोला, एजेंट आप हमारे जो वाउचर्स है ना वो बेचो, जितने भी वाउचर्स बिकेंगे आपको हम क्या देंगे, कमीशन, बराबर। जितने भी वाउचर्स बिकेंगे या जो आप मेहनत कर रहे हो उसके लिए हम आपको क्या देंगे, कमीशन। क्या हमने मतलब मिस्टर एक्स ने वाई को वाउचर्स ट्रांसफर करे हैं? आंसर इज नो। क्या इधर पे डीलिंग हुआ है वाउचर्स में? आंसर इज नो। इस पे कमीशन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वाई ने एक्स को सर्विस दिया है एजेंसी का। अब क्या ये सर्विसेज जीएसटी के परव्यू में आएगा? तो आंसर इज एब्सोल्युटली यस। समझे? पढ़ते हैं। वाउचर इशूअर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर एंड एजेंट operate on a principal agency basis. DSAs do not own vouchers but act as an agent of voucher issuer and operate under specified obligations set by him. Example, marketing, promotion or other support services. DSAs earn commission or fees which are treated as a supply of services to the voucher issuer. GST is applicable on the commission or fees or any other amount by whatever name called. तो क्या GST applicable है? Answer is yes. Charge for such purpose as a supply of service to the voucher issuer. समझे? तो इसी के साथ आप लोग का अमेंडमेंट जो है वो क्लियर होता है। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल मॉडल नो सप्लाई, प्रिंसिपल एजेंसी मॉडल सप्लाई। इसके अलावा एडिशनल सर्विसेज जो है वाउचर में वो दिया है, छुटुर पुटुर पार्टे देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट, को ब्रांडिंग, कस्टमाइजेशन सर्विसेज। क्या ये सारी सर्विसेज है? आंसर इज यस। तो इस पे जीएसटी लगेगा क्या? आंसर इज यस। अनरिडीम्ड वाउचर, ब्रेकेज जिसको बोलते हैं, तो ये ब्रेकेज पे जीएसटी लगेगा क्या? आपने रिडीम ही नहीं किया वाउचर तो जीएसटी वुड नॉट बी एप्लीकेबल। अगर कुछ खरीद नहीं रहे होगे तो सप्लाई ही नहीं होएगा तो जीएसटी चार्ज ही नहीं होएगा। तो हमने देखा प्री पेमेंट, नॉन प्री पेमेंट क्या होता है वाउचर के केस में। प्रीपेड वाउचर्स रहे तो उसको मनी बोलोगे और मनी वैसे भी नो सप्लाई है।
दूसरा चीज़ हमने देखा कि नॉन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है और उसके अगेंस्ट में आप गुड्स और सर्विसेज ले रहे हो, वो एक्शनेबल क्लेम है। एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में नो सप्लाई हुआ और ये इधर नो सप्लाई हुआ। फिर हमने देखा प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे अगर आप वाउचर्स को सेल कर रहे हो, जिसमें जो मिस्टर बी है ये कुछ मार्जिन रख रहा है अपना, पर सप्लाई किसका हो रहा है? वाउचर का। वाउचर जो है क्या मनी है? क्या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है? नहीं, मनी है। यस, तो जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। वाउचर अगर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में गया है तो हम किसकी सर्विसेज पे पैसा दे रहे हैं? एजेंट की जो सर्विसेज है उस पर कमीशन दे रहे हैं, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस। उसको सप्लाई मानोगे? आंसर इज यस। फिर हमने बोला अनरिडीम्ड वाउचर्स अगर है, सप्लाई ही नहीं हुआ है, जीएसटी लगेगा ही नहीं। एडिशनल सर्विसेज है तो सर्विसेज पे तो जीएसटी लगेगा, समझे? तो इसी के साथ हमारी अमेंडमेंट्स होती है फिनिश।